देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में ज्योग्राफी के देखे हुए थे बहुत ही इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न। और उसी के पार्ट 2 के वीडियो में हम आपको अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे उसके आगे वाले प्रश्न को। ठीक है, तो ये सब हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे, जो कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं अब क्या है, वहाँ से क्या पढ़ना है। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में देखे हुए थे जैव अपहरण तक। इसके बाद से आप लोग को पढ़ना है कौन सा, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, तो किसी देश के तट रेखा से 200 नॉटिकल मील की जो दूरी होती है वो क्या कहलाता है, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। मतलब कोई देश है, ठीक है, उसके तट रेखा मतलब क्या है, जबकि किसी जल का और स्थल का जहाँ पर मेल होता है, जैसे इधर हमारा अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो ये बंगाल की खाड़ी और ये स्थल का जो मेल है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉर्डर है, उसको क्या कहते हैं, तटरेखा। और इसी तटरेखा से 200 नॉटिकल मील की जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र में अधिकार उसी देश का रहता है कि इस बीच में कोई भी अगर संसाधन मिल रहा है तो उस पर किसका अधिकार रहेगा, उस देश का रहेगा जिस देश के तटरेखा से 200 नॉटिकल मील के बीच में ये आता है। ठीक है, इस अगला हम लोग को देख रहे हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक है आप लोग को। यह आंदोलन गुजरात के टिहरी गढ़वाल नामक जिले में हुआ था, जो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था 1972 में। इस आंदोलन में ठेकेदार के द्वारा काटे जा रहे हरे भरे पेड़ पौधों को वहाँ के स्थानीय लोग, गांव के स्थानीय लोग पेड़ की रक्षा करते थे, यानी पेड़ से चिपक करके इसकी रक्षा करते थे। इसीलिए इस आंदोलन का नाम रख दिया गया क्या, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का जो नेतृत्व किया था 1972 में, वो कौन किए थे, सुंदरलाल बहुगुणा। जबकि महिलाओं के तरफ से नेतृत्व करने वाली कौन थी चिपको आंदोलन में, गौरा देवी। महिलाओं के तरफ से चिपको आंदोलन में नेतृत्व करने वाली कौन सी महिला थी, गौरा देवी। और पुरुष के तरफ से कौन के, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, इसके बाद से हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। सबसे पहले आता है नदी घाटी परियोजना। क्या होता है, तो किसी नदी पर बांध बना करके किसी खास उद्देश्य के कारण अगर बांध बना रहे हैं तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, नदी घाटी परियोजना। किसी नदी पर किसी खास उद्देश्य के लिए अगर बांध बना रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना का अगर उद्देश्य एक से अधिक हो जाता है, नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य 2 या 2 से अधिक हो जाता है, तब उस परियोजना को हम लोग क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। यानी जब नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य एक से अधिक, यानी किसी खास उद्देश्य के कारण, एक ही उद्देश्य के कारण अगर बांध बनाए तब उसको बोलेंगे नदी घाटी परियोजना। लेकिन जब उसका उद्देश्य एक से अधिक हो जाता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे मान लो बांध बना दिए यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर सिंचाई के लिए यहाँ से नहर निकाल दिए गए तो ये हो जाएगा नदी घाटी परियोजना। लेकिन यहीं पर यहीं पर हम डायनेमो लगा करके अगर बिजली का उत्पादन शुरू कर दे तो यानी इस बांध का उद्देश्य हो गया 2। ठीक है, यानी 2, और पर्यटक के लिए अगर ये देखने के लिए जाने लगेंगे लोग तो यानी और भी उद्देश्य हो जाएंगे। यानी अगर इसका उद्देश्य 2 से अधिक होने लगे, 2 या 2 से अधिक होने लगे, तो इसी बांध को हम लोग क्या बोल देते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक है, अगला है टॉपिक हम लोग का रेड डाटा। रेड डाटा क्या होता है, तो रेड डाटा क्या है कि सामान्य प्रजाति से विलुप्त होने वाले जीव जंतु को खतरे से अवगत कराना। मतलब रेड डाटा एक डायरी है, सीधी से बात समझ लेते हैं। रेड डाटा एक क्या है, डायरी है। ठीक है, जिसमें विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं के बारे में, विलुप्त यानी समाप्त हो रहे जीव जंतुओं के बारे में परिचय कराया गया है और उसका अवगत कराया जाता है इस डायरी के द्वारा। और उसको संरक्षण के लिए, यानी उसमें समाप्त हो रहे जीव जंतुओं को संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया गया है, कार्यक्रम के द्वारा प्रोत्साहन देने का होता है। ठीक है, तो ये क्या है, रेड डाटा। उसके बाद से है टेक्सोल हिमालय यम नामक एक पौधा होता है जो कैंसर की दवा बनाने में काम आता है। तो कैंसर की दवा बनाने में काम आता है। कौन, टेक्सोल का प्रयोग किस में करते हैं, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। टेक्सोल का उपयोग कहाँ करते हैं,
कैंसर के उपचार में। कुनैम नामक औषधि का उपयोग मलेरिया के उपचार में करते हैं। कुनैम नामक औषधि का उपयोग किसके उपचार में करते हैं? मलेरिया के उपचार में करते हैं। विश्व में सबसे अधिक मात्रा में वर्षा जो होती है मानसीराम यानी चेरापूंजी में होता है, विश्व में सबसे अधिक मात्रा में। जबकि सबसे कम मात्रा में जो वर्षा होती है पूरे विश्व में वो होता है लेह में। सबसे कम मात्रा में वर्षा जो होती है वो कहाँ होता है? लेह में। जबकि सबसे अधिक मात्रा में मानसीराम यानी एवं चेरापूंजी में होता है। ये कहाँ पर है? मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय में। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, अमृता देवी आंदोलन। अमृता देवी आंदोलन, अमृता देवी आंदोलन क्या है? ये जोधपुर की रहने वाली थी। अमृता देवी जो थी जोधपुर की रहने वाली थी। 1731 में राजा के आदेश पर वनों से लकड़ी काटने वाले व्यक्तियों का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। उनके द्वारा आए गए लोगों का विरोध किया, यानी वन से काट रहे लकड़ी को इन्होंने विरोध किया वहाँ के स्थानीय लोगों के सहयोग से। तब राजा को जा करके इस बात का पता चला, तब उनको काफ़ी पश्चाताप हुआ, काफ़ी अफसोस हुआ और उन्होंने अपने राज्य में लकड़ी काटने पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया। अपने राज्य में लकड़ी काटने पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया अमृता देवी आंदोलन के थ्रू। अगला है हम लोग का इसमें खनिज संसाधन के संरक्षण एवं प्रबंधन। खनिज संसाधन के संरक्षण एवं प्रबंधन यानी खनिजों का संरक्षण। ठीक है, तो वो क्या होता है कि खनिज अनवीकरणीय संसाधन होता है। खनिज होते हैं अनवीकरणीय संसाधन जिसका पुनः निर्माण संभव नहीं होता है। पुनः निर्माण संभव नहीं होता है, इसीलिए खनिजों का मितव्ययी खर्च यानी कम उसका दोहन पर नियंत्रण करें। ठीक है, विवेकपूर्ण उसका उपयोग करें। ठीक है, खनिजों का निर्माण का चक्रीय प्रक्रिया अपनाने का कोशिश करें। ठीक है, इसीलिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज संरक्षण एवं प्रबंधन। यानी खनिजों का मितव्ययी खर्च, इसके दोहन एवं नियंत्रण, विवेकपूर्ण उपयोग, खनिज के निर्माण के लिए चक्रीय प्रक्रिया को अपनाना ही क्या कहलाता है? खनिज संसाधन एवं संरक्षण प्रबंधन। यानी खनिजों को कैसे बचाए, उसको कम से कम खर्च करें। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज संसाधन एवं संरक्षण। अगला है हम लोग का उत्पाद उद्योग। उत्पाद उद्योग वह होता है जिससे उत्पादित वस्तुएं मनुष्य क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से उपभोग करता है, मतलब जिसका प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है, मतलब उसको दोबारा हम बेच नहीं सकते हैं जल्दी। ठीक है, जैसे प्रत्यक्ष रूप में जैसे पेस्ट हो गया, कोलगेट हो गया। ठीक है, इसको हम प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग कर लिए, वैसा नहीं कि हम कोलगेट का 2 दिन उपयोग कर ले और फिर उसके बाद से ले करके बेच दें, तो वो संभव नहीं होता है। तो उस वैसे उद्योग को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद उद्योग। क्या बोलते हैं उसको? उत्पाद उद्योग। उत्पाद उद्योग क्या होता है? जिसका मानव डायरेक्टली उपयोग कर लेता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद उद्योग। अगला है हम लोग का मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र। मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र, ये जो मुंबई, ये अभी हम जो फिगर थोड़ा सा ड्रॉ कर रहे हैं इसको ध्यान, ये यहाँ पर है हम लोग का मुंबई। ठीक है, यहीं से 176 किलोमीटर दूर 176 किलोमीटर दूर एक तेल का कुआं मिला, तेल का भंडार मिला, जिसका नाम रख दिया गया मुंबई हाई तेल क्षेत्र। यानी मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर एक अरब सागर में तेल का भंडार मिला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मुंबई तेल उत्पादक क्षेत्र। यहाँ पर 80 करोड़ टन तेल भंडार का अनुमान लगाया गया। यहाँ पर 80 करोड़ टन तेल भंडार का अनुमान लगाया गया है। मुंबई हाई तेल क्षेत्र में 80 करोड़ टन तेल भंडार का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं हम इसमें भोपाल गैस कांड। भोपाल गैस कांड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न बन जाता है। भोपाल गैस कांड यानी ये जो है कब हुआ था? भोपाल गैस कांड हुआ था 2 या 3 दिसंबर 1984 को। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 2 या 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, जिसमें कीटनाशक दवा बनाने वाली एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, जिसका नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। इसमें से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस क्या रिसाव हो गया। यानी कीटनाशक दवा बनाने वाली कंपनी थी भोपाल में, कीटनाशक दवा बनाने वाली भोपाल में कंपनी थी। ठीक है, जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड, और इसमें से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया, यानी
सी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया, जिसमें लगभग 500 से अधिक लोग मारे गए थे। इसी त्रासदी को हम लोग क्या कहते हैं, भोपाल गैस कांड, जो 2 या 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। ठीक है, अगला टॉपिक है हरित क्रांति। कौन सा है, हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या होता है, तो हरित क्रांति क्या होता है कि जो हम लोग खेती करते हैं उसमें नए तरीके अपनाना, नए खाद, नए बीज, नए उर्वरक, नए तरीके से प्रयोग करके अगर हम उसके उत्पादन में वृद्धि करते हैं, उसके उपज में वृद्धि करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हरित क्रांति। और भारत में जो हरित क्रांति आई थी वो कब आई थी, 1966 के बाद। भारत में मुख्य रूप से जो हरित क्रांति आया था वो मुख्य रूप से किस खेतों में, गेहूं के फसल में, किस में, गेहूं के फसल में। इसकी शुरुआत जो हुआ था पंजाब और हरियाणा से। मतलब हरित क्रांति क्या होता है कि फसलों का अत्यधिक उत्पादन करने के लिए जो हम तरीका अपनाते हैं, ठीक है, जैसे नए बीज, खाद, उर्वरक का प्रयोग करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हरित क्रांति। ये केवल गेहूं में ही नहीं लगाया गया था, धान चावल के खेती में भी लगाया गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावी हुआ वो किस में हुआ, आपके गेहूं के खेतों में। इसके जो जनक है विश्व में इसके जनक है नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में इनके जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग, जबकि भारत में इसके जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के भारत में जो जनक है एम.एस. स्वामीनाथन है। ठीक है, श्वेत क्रांति यहीं पर है, छोटी सी एक लाइन में। ठीक है, श्वेत क्रांति और श्वेत क्रांति का जो संबंध है दुग्ध उत्पादन से है। किससे, दुग्ध उत्पादन है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से, जिसके जनक कौन है, वर्गीज कुरियन। कौन है, वर्गीज कुरियन। इसके बाद से एक लास्ट टॉपिक है, इसमें देखते हैं, इसके बाद भी कुछ टॉपिक हैं उसको देख लेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी देखते हैं लोग। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी क्या होता है कि सूचना का आदान प्रदान करने में जो हम लोग प्रयुक्त संसाधन करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ से वहाँ पर संदेश भेज रहे हैं, सूचना भेज रहे हैं जैसे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसमें जिस वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, जिस संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सूचना। जैसे टेलीविज़न, मोबाइल, रेडियो, टेलीफोन, ईमेल, लेटर, ठीक है, लेटर, ये सब क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी के संसाधन है। क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी के संसाधन है। तो सूचना प्रौद्योगिकी होता क्या है, तो जो हम बात बोल रहे हैं अभी आपके पास किसके जरिए जा रहा है, इस मोबाइल के द्वारा जा रहा है, तो ये मोबाइल भी हमारा क्या हो जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी का साधन होता है। यानी सूचना को आदान प्रदान करने के लिए जिस साधन का प्रयुक्त करते हैं वही संसाधन क्या कहलाता है, सूचना प्रौद्योगिकी। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसके द्वारा इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी की उन्नत क्रांति के कारण ही आज सप्ताहों का जो सूचना है वो हमें मिनटों में मिल जा रहा है। पहले लेटर जाता था, 10 दिन में लेटर पहुंचेगा, फिर उधर से जवाब 10 दिन में आएगा, लेकिन आज सेकंडों में, मिनटों में बात हो जा रहा है। यहाँ का सूचना वहाँ चला जा रहा है, वहाँ का सूचना यहाँ आ जा रहा है, मिनटों में बात हो जा रहा है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, सूचना प्रौद्योगिकी। ये उन्नत क्रांति होने के कारण ही इसमें आया है। उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज में आपसे कई बार पूछ देगा कि किन किन महानगरों को, कितने महानगरों को जोड़ता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज कितने महानगरों को जोड़ता है, 4। कौन कौन महानगर है, DM, याद रखिएगा लो, DMCK, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 महानगरों को जोड़ने वाली एक सड़क का कार्यक्रम चल रहा है। ये कितने लेन वाली सड़क है, 6 लेन वाली सड़क है। 3 लेन जाने के लिए, 3 लेन आने के लिए, 6 लेन वाली ये सड़क का निर्माण कार्य जारी है। ठीक है, जो कितनी किलोमीटर लंबी है, जो 5846 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य जारी है। किन किन शहरों को जोड़ने के लिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई को जोड़ने के लिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई को जोड़ने के लिए 6 लेन वाली सड़क का निर्माण कार्य जारी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। जैसे अभी हम मानचित्र बना करके थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जैसे हम बनाते हैं, यहाँ पर क्या है हम लोग का दिल्ली, यहाँ पर क्या है मुंबई, यहाँ पर क्या है चेन्नई, यहाँ पर क्या है कोलकाता। ठीक है, इस चारों महानगर को जोड़ने वाली जो सड़क का निर्माण कार्य जारी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज। क्योंकि एक चतुर्भुज का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, चतुर्भुज का, इसलिए इसका नाम पड़ गया है कौन सा, स्वर्णिम चतुर्भुज। अगला है एक्सप्रेस वे।
कम समय में अधिक दूरी तय करने के उद्देश्य से, कम समय में अधिक दूरी तय करने के उद्देश्य से बनाई जाने वाली जो सड़क है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्रेसवे। कम समय में अधिक दूरी तय करने के उद्देश्य से बनाई जाने वाली जो सड़क है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेसवे। और ये कितने लेन वाली होती है, 4 लेन वाली सड़क होती है। कितने लेन वाली ये सड़क होती है, 4 लेन वाली ये सड़क होती है। एक्सप्रेसवे कितने लेन वाली सड़क होती है, 4 लेन वाली सड़क होती है। ठीक है, इसके बाद है हम लोग का व्यापार। अगला टॉपिक है क्या, व्यापार। व्यापार दो व्यक्तियों, राज्यों या देशों के बीच होने वाले वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय को हम लोग क्या कहते हैं, व्यापार। यानी क्रय विक्रय के हम लोग क्या कहते हैं, व्यापार। चाहे वो 2 व्यक्ति के बीच में किया जाए या 2 राज्यों के बीच में किया जाए या 2 देशों के बीच में किया जाए, अगर वस्तु का खरीद या बेचने का काम हो रहा है, किनने और बेचने का काम हो रहा है, क्रय या विक्रय का कार्य हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यापार। व्यापार, अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच अगर व्यापार होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यानी यही खरीदने और बेचने का कार्य 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जैसे मान लो ये 3 देश है, ये सब अपने में एक दूसरे से वस्तुओं को जिसकी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो लेता है। जैसे भारत मान लो तेल खरीदता है, पेट्रोलियम लेता है दूसरे देश से, तो ये क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दूसरे देश में अनाज भेजता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब ये दूसरा बात आता है निर्यात और आयात। ये क्या होता है, जब कोई सामान अपने देश से में मंगा रहा है कोई देश, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे आयात कहते हैं। जब कोई दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगा रहा है तो उसको आयात कहते हैं। जब कोई अपने देश से दूसरे देश में सामान बेच रहा है या भेजता है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्यात। आयात और निर्यात क्या होता है कि जब कोई देश अपने देश में सामान मंगा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, आयात। यानी दूसरे देश से वस्तु खरीद रहा है कोई देश तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयात। जबकि ये दूसरे देश में बेच रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, निर्यात। क्या बोलते हैं, निर्यात। यानी जब कोई देश अपने देश से किसी दूसरे या बाहरी देश में सामान भेज रहा है तो उसको बोलते हैं निर्यात, और दूसरे या बाहरी देश से सामान मंगा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आयात। क्या बोलते हैं उसको, आयात। यहीं पर हमारा टॉपिक एक ख़त्म होता है यहाँ पर। ठीक है, फिर अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे तो अब इसके लॉन्ग, ये तो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न था, अब इसके एक पार्ट हम बनाएंगे, पार्ट 3। ठीक है, जिसमें क्या आएगा, इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ज्योग्राफी के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उसमें आएंगे। लेकिन फिलहाल अगर जो व्यक्ति इसके पार्ट 1 को नहीं देखे हैं उस पार्ट 1 के वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है।